तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। तो देखिए आज की जो क्लास है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बच्चों को पता नहीं चलता कि भाई इनका प्रयोग कहां पर करें या फिर इनको हमें अपने सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, इनका जो इस्तेमाल है वो चेंज होता रहता है, कहीं पर कुछ इनका मीनिंग होता है तो कहीं पर इनका मीनिंग कुछ और हो जाता है। तो हम देखने वाले हैं सबसे पॉपुलर हेल्पिंग वर्ब को, जो है आपकी हैज, हैव और हैड, और इसके साथ साथ हम देखेंगे डू, डज और डिड को, ठीक है। तो ये दो पॉपुलर हेल्पिंग वर्ब हैं जिनको हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इनको कैसे इस्तेमाल करें, कहां पर इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद इनका मीनिंग क्या आता है। किसी भी सेंटेंस में हमको यदि ये दिख जाए तो हम देखते ही कैसा पता लगाएंगे कि भैया इसका सेंस क्या है, इसका हिंदी में मीनिंग क्या है। तो जल्दी से चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब है ना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, उसको समझने के लिए आपको एक बात आनी चाहिए। क्या, देखिए यहां पर ये जो डू और जो हैव है इसको हम समझने वाले हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और उनमें से ही हमारी ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं डू और हैव। इसीलिए आपको ये कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर ये क्या करती है, मेन वर्ब की तरह काम करती है, ठीक है। और आज मैं ना इनको बिल्कुल आपको जड़ से सिखा दूंगा, इनका बेसिक बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा कि ये आई कहां से है और कैसे इनको हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं डू को। अब ये जो डू है ना, इसकी देखिए 5 फॉर्म है। कितनी है? 5। इसी तरह से हैव की भी यहां पर 5 फॉर्म है। देखिए अब जैसे आप वर्ब की फॉर्म्स पढ़ते थे ना, जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर वेंट, फिर गॉन, फिर गोइंग, फिर गोज, इस तरह से वर्ब की फॉर्म्स थी गो की, है ना। उसी तरह से इस डू की और हैव की भी फॉर्म्स है। डू है फर्स्ट फॉर्म, डिड है सेकंड फॉर्म, डन है थर्ड फॉर्म, उसके बाद डूइंग और डज आता है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है तो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो फोर्थ होती है, और जिसमें आप एस या ईएस लगाते हैं वो आपके फिफ्थ फॉर्म होती है, यानी कि 5वीं फॉर्म होती है, ठीक है। तो डू जो है वो यहां से चलता है आपका, डिड, डन, डूइंग, डज, ये सब यहां से निकल कर आए हैं। डज भी, डूइंग भी, समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा हैव। हैव देखिए कैसे बना है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड, उसके बाद फिर हैड है थर्ड फॉर्म, फिर हैविंग है, और फिर आपका हैज आ जाता है। तो इस तरह से आपका जो हैव है वो चला है। अब आपको एक बात यहां पर पता चलेगी क्या, कि ये जो हैव है ना, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हैज वर्ब की पहली फॉर्म है, हैज वर्ब की पहली फॉर्म नहीं है। हैज भैया 5वीं फॉर्म है। पहली फॉर्म है आपकी हैव। जिसको ये चीजें याद हो गई, जिसको ये चार्ट याद हो गया, छोटा सा तो चार्ट है, जिसको ये चीजें याद हो गई, समझ लो उसका आधा कलेश खत्म हो गया वर्ब का, ठीक है, जहां पर हम डू और हैव को इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया सभी बच्चों को? गुड इवनिंग निशु, जीके, सोनी, नमन, विजय, स्टडी गर्ल, रोहित, नीलम, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आपको यहां पर मैंने ये भी बताया हुआ है कि इनको हमें कहां कहां पर इस्तेमाल करना है ना, कौन कौन से टेंस में और टेंस के कौन से पार्ट में आपको इस्तेमाल करना है। देखिए ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले सेकंड को देखिए। ये जो सेकंड फॉर्म है ना, ये आपकी पास्ट में इस्तेमाल होती है। अब आप जानते होंगे पास्ट में कहां पर लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। इकलौता ऐसा टेंस है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनेट, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है ना। कौन सी फॉर्म का? वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ये जो थर्ड फॉर्म है इसको आप इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट टेंस में। अब ये परफेक्ट आपका किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का परफेक्ट हो, तीनों में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आप वहां पर लगा सकते हैं। इसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म आप एक जगह पर और लगाते हैं जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं। किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस आप बनाओ, चाहे इंडेफिनेट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको यही नहीं पता है ना कि ये वर्ब की फॉर्म्स कहां कहां पर इस्तेमाल होती हैं, तो मैंने इनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब पर सर्च करना यूज ऑफ वर्ब बाय चिंटू सर, ऐसा आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, आपको जो हमारी वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। कृष्णा कुमार बोल रहे हैं कि सर
आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम हायर एजुकेशन। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बोलिए क्या दिक्कत है आपको। ठीक है, उसके बाद वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो आपको कहां पर यूज करनी है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। ठीक है, पांचवी फॉर्म आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करनी है। तो यहां तक मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको कराया है, जिसको ये बेसिक समझ में आ जाएगा, आगे के टॉपिक बहुत आसान है, वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब यहां पर आपको एक चीज देखनी है, जो मैंने बताया हुआ है ना, यहां पर देखिए पास्ट में यहां पर से डिड और हैड आपका ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। जो पास्ट टेंस होता है ना आपका, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल, उसमें ज्यादातर आपको कैसी हेल्पिंग वर्ब मिलती है, डिड और हैड, यही तो मिलते हैं आपको देखने के लिए, है ना। उसके बाद प्रेजेंट में आपको कैसे मिलता है, प्रेजेंट में डू डज और हैज हैव आपको देखने को मिलते हैं। डू डज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं और हैज हैव आप प्रेजेंट के परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये जो हैविंग है और डन है, इनमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, किसी भी टेंस के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेंस हो सबके साथ आप ऑल मतलब जितने भी हैं आप सबके साथ हैविंग का और डन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। बात रह गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, कहीं पर लिखा नहीं है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप बहुत जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं, जो सिंपल मॉडल वर्ब्स होती है उनके साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यदि किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आता है तो वहां पर भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, बिल्कुल बेसिक से सीखनी है, एक एक कॉन्सेप्ट सीखना है, जैसा कि मैं यहां पर सिखा रहा हूं ना, इससे भी डीपली मैं आपको जो हमारा कोर्स है उसमें सिखाऊंगा, बिल्कुल तसल्ली से। यहां पर तो ऐसा होता है कि भाई ज्यादा लंबी क्लासेज नहीं ले सकते, लेकिन वहां पर ऐप पर आपको जितनी बड़ी क्लास हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही हम हटेंगे। ठीक है, और जो कोर्स का प्राइस है वो अभी मैंने 499 कर दिया है। ये जो 1500 रुपए वाला कोर्स था ना, इसको मैंने अभी फिलहाल 499 इसका प्राइस कर दिया है। ठीक है, जिससे कि जिन बच्चों के पास इतने पैसे नहीं है वो इतने में खरीद सके। बाकी बाद में इसका प्राइस मैं बढ़ा दूंगा, दोबारा 1500 हो जाएगा। ठीक है, और 1500 रुपए वाला कोर्स ही आपको बाय करना है, उसका प्राइस आपको 499 रुपए दिखेगा। ठीक है, इस कोर्स की खासियत क्या है ना, क्यों खरीदे भाई कोर्स की क्या जरूरत है जब यहाँ पर वीडियो चल रही है फ्री में। तो ये जो कोर्स है ना, ये बिल्कुल सीरीज में होगा। सीरीज में आपको वीडियोस मिलेंगी बेसिक से एडवांस तक की। ठीक है, पहले बेसिक कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद फिर एडवांस के टॉपिक्स कंप्लीट कराए जाएंगे। इंग्लिश के जितने भी क्लास नोट्स होंगे सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है, और A to Z वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। ठीक है, 499 में कुछ भी नहीं आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी जो ये हेल्पिंग वर्ब है, इनको हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है। किस किस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हैज, हैव और उसके बाद हैड के बारे में, और इसके अलावा और क्या पढ़ने वाले हैं हम, इसके अलावा और हम पढ़ने वाले हैं डू, डज और डिड के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है, कौन कौन सी हेल्प। चलिए करें स्टार्ट। तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, मैंने सही कर दिया अब। ठीक है, चलिए अब सभी को क्लियर दिख रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार मुझे बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही ना वीडियो में। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था तो मैंने उसको सही कर दिया है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्या, हैज, हैव और हैड के बारे में, और डू, डज और डिड के बारे में। ठीक है, अब इनको हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हमें इनको इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। एक इनमें से कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जो सिंगुलर के अंदर आती हैं, कुछ ऐसी हैं जो प्लूरल के अंदर आती हैं। सिंगुलर के अंदर जो आएंगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होंगी,
जो प्लूरल के अंदर आएंगी वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होंगी। इनमें से सिंगुलर कौन कौन सी है? एक तो ये हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका एक हो गया डज, तो यहां में से क्या है, हैज हो गया एक, और एक हो गया हमारा डज, ठीक है। ये हमारे किसके साथ यूज होंगे? सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे। कौन से सिंगुलर? थर्ड पर्सन के सिंगुलर जो होंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारी ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल होंगे। अब ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसके साथ कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? जैसे कि ही, शी, इट, और किसी भी व्यक्ति का नाम यहां पर आपका आ सकता है, ठीक है, ही, शी, इट, और किसी भी व्यक्ति का नाम आपका यहां पर आ सकता है। उसके बाद अब आपकी कौन कौन सी बची है? एक बच गया हैव, और इधर से बच गया डू, ठीक है। क्या बच गया? हैव बच गया, और आपका बच गया डू। हैव और डू का इस्तेमाल वहां पर होगा, देखिए ही, सी, इट को छोड़ करके जो बच गया है, क्या क्या बच गया? आई, वी, यू, दे, ठीक है। इन सब के साथ आपको किसका इस्तेमाल करना है? हैव और डू का, ठीक है। इसके अलावा अब हमारा बचा है हैड और डिड। ये जो हैड और डिड है ना, ये आपके सबके साथ इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इनमें आप ही, सी, इट भी लगा सकते हैं, आई, वी, यू, दे भी लगा सकते हैं, किसी का भी आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे बता दो एक बार कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, ये जितने भी आपके ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इनके साथ आपको एक्स्ट्रा चीजें भी दिखेंगी कुछ। कैसी कैसी चीजें? सबसे ज्यादा दिखेंगी हैज, हैव और हैड के साथ, ठीक है। डू, डज के साथ तो इतने नहीं दिखता है। इनके साथ अब आपको क्या क्या दिखने वाला है आगे वीडियो में देखिए। कई बार आपको इनके साथ दिखेगा टू, क्या दिखेगा? टू, ठीक है। कई बार इनके साथ आपको दिखेगा बिन, क्या? बिन, BEEN, ठीक है। और कई बार इनमें से ना टू आएगा ना बिन आएगा। कई बार आपको इनके साथ इनके बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी। कौन सी फॉर्म दिखाई देगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, ठीक है। और जब इनके साथ वर्ब ये टू आएगा ना, तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और जब बिन आएगा तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और कई बार डायरेक्ट भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ यहां पर दिखाई दे सकती है, ठीक है। वीडियो सभी को क्लियर दिख रही है? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार बता देना आप कमेंट करके, ताकि मैं उसको सही कर सकूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो गया है कि हमें किस तरह से इनको इस्तेमाल करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इनका उससे, यानी कि टेंसेस में हम इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम टेंसेस के द्वारा स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो डू, डज और डिड है, इनका इस्तेमाल हम टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ, ये हमारी जो बात है मेरी याद रखना, इनका इस्तेमाल हम टेंसेस में जब हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किस किस का? डू, डज और डिड का। अब यहां पर ऐसी बात आई क्योंकि भैया हम इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे, जो भी टेंस के होंगे, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट और पास्ट, इन दोनों का जो इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, इन दोनों के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, राजेंद्र ने बोला है कि सर इंटरोगेटिव कैसे कैसे होगा, ठीक है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यही क्लियर कराने वाला हूं कि भैया हम इनको सिर्फ नेगेटिव इंटरोगेटिव में ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ना। सबसे पहले हम ये चीज क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए वीडियो को छोड़ना नहीं, देखना लास्ट तक, ठीक है। देखिए ये जो डू और डज है, ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि डू डज का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। कहां पर करेंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनेट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। किस तरह के सेंटेंसेस में? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। क्यों है ऐसा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद SEIS लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है ना। ये होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SEIS और फिर ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास एक बात निकल के सामने आती है, यदि हम इसको नेगेटिव में बनाएं तो कैसे बनाएंगे? क्या हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। नेगेटिव बनाने के लिए कभी भी सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगा सकते। वर्ब के बाद लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, है ना। और ऑब्जेक्ट के बाद तो लगा ही नहीं सकते, सेंटेंस के सबसे लास्ट में क्यों लगाएंगे? देखिए
अब क्या हुआ, जब हमें इसको नेगेटिव बनाने की जरूरत पड़ी, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए तो फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपको नोट लगाना है और फिर वर्ब की जो फॉर्म है वो आ जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला ये है, नेगेटिव में जब बनाओगे तो हमें क्या करना है, हमें ये जो नोट है ना, इसको हमें लगाने की कहां पर जो जरूरत है वो होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, ठीक है, नेगेटिव में किसके बाद लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब ये जो है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं पर हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो मतलब क्या इसका नेगेटिव नहीं बना सकते। तो इसी प्रॉब्लम को मतलब हटाने के लिए क्या किया गया कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रेजेंट के इंडेफिनेट में डू डज को इस्तेमाल किया गया और क्या बोला गया कि आप डू और डज, ठीक है, डू और डज के बाद आप नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डू डज को आप सिर्फ तब यूज करना जब आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, किसकी तरह, एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिन बच्चों को नहीं पता वो क्लियर हो गया होगा। अब यही फंडा आपका किसके साथ आ जाता है, डिड के साथ। डिड का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, पास्ट के इंडेफिनेट में, किसमें करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनेट में जब इसको करते हैं तो पास्ट इंडेफिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट इंडेफिनेट को इस्तेमाल करने का फॉर्मूला। अच्छा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फिर सर नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो क्या किया गया भैया, डू डज तो इस्तेमाल कर लो प्रेजेंट के इंडेफिनेट में और आप जो डिड है उसको इस्तेमाल कर दो इसमें, ठीक है। तो डिड के बाद आप नोट लगा दो, ठीक है। तो डिड हमने यहां पर क्या मानी थी, अपनी हेल्पिंग वर्ब, और इधर जो ये डू डज है इसको हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह कंसीडर कर लिया यहां पर, ठीक है, कि भैया अब से हम नेगेटिव जब बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज का इस्तेमाल करेंगे और पास्ट इंडेफिनेट में हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। यहां तक का कॉन्सेप्ट किसी को दिक्कत तो नहीं है, एक बार मुझे बता दीजिए आप। मेरे हिसाब से किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि डू डज और डिड मतलब अस्तित्व में कैसे आया, एग्जिस्टेंस में कैसे आया, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये सेंटेंसेज हैं इनमें हमें अब दिक्कत नहीं आएगी समझने में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है वह स्कूल नहीं जाता है, क्या लिखा हुआ है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो सेंटेंस तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है लेकिन नेगेटिव में है। अब नेगेटिव में है तो तुरंत माइंड में बात आनी चाहिए, अच्छा उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसलिए हमने डू डज को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया और उसके बाद नोट लगाना है, ठीक है। चलिए तो कैसे बोलेंगे, वह स्कूल नहीं जाता है, तो बोलेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये जो ही है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, डज एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया नोट को लगाने के लिए, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू स्कूल आपके अदर वर्ड्स में काउंट होगा, ठीक है। तुम स्कूल नहीं जाते हो, अब यू डू नॉट गो टू स्कूल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डू डज और ये जो डिड है, ये जो हैज हैव है, इनका इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ होगा, डज का इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही सी इट के साथ डज, बचे कुचे के साथ आपका डू लगेगा, तो ही सी इट के साथ डज आएगा, ठीक है। बच्चा कुछ जो भी बच गया आई वी यू दे सबके साथ डू आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तुम स्कूल नहीं गए, हमने पास्ट के लिए बोला कि भाई तुम तो स्कूल नहीं गए, मतलब पास्ट के लिए बोला जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट में, तो अब डिड का इस्तेमाल करना है, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं गए। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। उसने हमसे नहीं पूछा, उसने हमसे नहीं पूछा। अच्छा इस सेंटेंस को बनाओ, किसका सेंटेंस है ये भैया, जो सेंटेंस है मैं बता देता हूं पास्ट के इंडेफिनिट का है, जल्दी से मुझे इसे बनाकर बताओ कि उसने हमसे नहीं पूछा, कोई बात थी जो उसने हमसे नहीं पूछी, कैसे बोलेंगे, उसने यानी कि ही सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव में डिड लगाना पड़ेगा, ठीक है। ही डिड नॉट, उसके बाद हमें लगानी है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको एक बात और याद रखनी है, डू डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, ठीक है। तो ही डिड नॉट क्या नहीं पूछा, पूछने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आस्क, ठीक है। तो ही डिड नॉट, अब यहां पर लिख देंगे आस्क टू मी, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। ही डिडंट आस्क टू मी, इस तरह से आप बोल सकते हैं, उसने मुझसे नहीं पूछा। राहुल ने उसका काम नहीं किया, राहुल ने उसका काम नहीं किया, तो काम को करने वाला कौन है, सब्जेक्ट राहुल, राहुल डिड नॉट डू, राहुल ने काम नहीं किया, किसका, उसका, राहुल डिड नॉट डू। अब यहां पर जो ये उसका है ना, अब ये भैया उसका दो तरह से हो सकता है, किसका हो सकता है कि उसने किसी लड़की का काम नहीं किया हो, कोई होमवर्क वगैरह होगा, ठीक है, या किसी लड़के का काम ना किया हो,
तो उस हिसाब से हम लास्ट में अपना यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, शिवानी खेलती नहीं है, शिवानी खेलती नहीं है, शिवानी खेलती नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये आपको बनाने हैं, ठीक है। पापा टीवी नहीं देखते हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको बनाने हैं, बता दिया मैंने आपको। ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, किसके हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं, ये आपको बनाने हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं इसका थोड़ा अपर लेवल, उसमें हम देखेंगे डूडज को। अभी हमने जो सिंपली डूडज को देखा था वो देखा था टेंसेज में कैसे इस्तेमाल करना है। अब हम देखने वाले हैं डू डज और डिड के बाद ना हम कई बार हैव का इस्तेमाल भी करते हैं। कहां पर, अब भी नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बनाने हैं। डू डज का इस्तेमाल ज्यादातर नेगेटिव इंटरोगेटिव में ही होगा। अब ये हम देखने वाले हैं, पिछले वाले तो हमने टेंसेज में देखे थे, अब ये जो है ये है हमारे कौन से, सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे इस्तेमाल करना है इनको। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ में आया यहां तक। उसके बाद देखिए इनका जो मीनिंग है वो क्या होता है, जब हम इनको सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं तो इनका मीनिंग होता है कि कोई चीज किसी के पास, कोई चीज किसी के पास है, ठीक है। जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास कार है, मेरे पास गाड़ी है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं जब इनको हम नेगेटिव में बनाएंगे या इंटरोगेटिव में बनाएंगे तब हम डू डज के साथ और डिड के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, तो हमने कैसे बोला, डू यू हैव अ कार, ठीक है। तो यहां पर हमने किसका इस्तेमाल किया है, पहले डू का इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट नहीं, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो हैव है ना, ये पास की चीजों के लिए हमने यहां पर इस्तेमाल किया है, ठीक है, एज ए पोजेशन, पोजेशन को दिखाने के लिए। और लास्ट में आपको उस वस्तु का नाम लिखना है जिस वस्तु के बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, क्या उसके पास किताब है, तो बोलेंगे डज ही हैव दिस बुक, ठीक है। क्या उसके पास यह किताब है, डज ही हैव दिस बुक। आपको यहां पर एक बात और याद रखनी है कि आपको यहां पर ये जो हैव है ना, ये चेंज नहीं करना है। कभी आप सोचो सर ही आ गया, ही के हिसाब से हैव नहीं आना चाहिए, ही के हिसाब से तो है जाना चाहिए। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, जब यहां पर आप सेंटेंसेस बना रहे हैं ना, तो यहां पर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ना वो याद रखना है। देखिए क्या वाला फॉर्मूला है, लास्ट में तो आपका आएगा उस वस्तु का नाम जिस वस्तु के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यहां पर जो शुरुआत होगी, ठीक है, वो शुरुआत आपकी, जब हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो शुरुआत आपकी हेल्पिंग वर्ब से होगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। और इसमें आपकी कोई वर्ब नहीं होती है, वर्ब के स्थान पर यहां पर हमने एक चीज फिक्स कर दी है, वो है आपका हैव, ठीक है। अब यहां पर ये जो चेंज है ना ये होगा। अब ये चेंज हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। सब्जेक्ट यदि ही है तो यहां पर डज आ जाएगा, सब्जेक्ट यदि आई है तो यहां पर डू आ जाएगा, ठीक है। यहां पर कोई चेंज नहीं होगा आपका, हैव में यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। कभी आप यहां पर हैव में चेंज करने लगो, ठीक है। यहां पर ये हैव सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने ऊपर एक फिक्स लिख दिया है, डू डज और डिड के बाद हैव, ठीक है। यहां पर सिर्फ चेंज होगा तो यहां पर ये और ये दोनों चीजें चेंज होंगी, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से आपको चेंज करना है, ठीक है। देखिए, क्या तुम्हारे भाई हैं, अब यहां पर हम किसी से बोल रहे हैं भाई तुम्हारे कितने भाई हैं, ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर तुम्हारे भाई हैं ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए, डू यू हैव ब्रदर्स, ठीक है, इस तरह से हम पूछ सकते हैं, डू हैव ब्रदर्स, क्या आपके पास भाई हैं या फिर क्या आपके भाई हैं, ठीक है। अब ये है पास्ट के, सीता के पास गुड़िया नहीं थी। एक बात तो आपको पता है ना कि भैया डू डज प्रेजेंट में और डिड पास्ट में यूज होगा, ठीक है। तो ये पास्ट का सेंटेंस है, सीता के पास गुड़िया नहीं थी। जब कोई चीज किसी के पास पास्ट में नहीं थी तो तब हम डिड के साथ हैव लगाएंगे। तो कैसे बोलेंगे, सीता डिड नॉट हैव अ डॉल, सीता के पास एक गुड़िया नहीं थी, ठीक है। उसके पास कार नहीं थी, इसको बनाओ, उसके पास कार नहीं थी, पास्ट में उसके पास कार नहीं थी। कैसे बोलेंगे, ही। अब देखिए, ही के बाद आपको क्या लिखना है, ही के बाद अब आपको डायरेक्ट लिखना है क्या, डिड, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है और नेगेटिव है खाली,
ऊपर वाले में जो थे देखिए यहाँ पर इंटरोगेटिव का साइन था, है ना, यहाँ पर क्या क्या आपको दिखेगा, तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव का साइन था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है। एक बार मुझे जल्दी से इसको ट्रांसलेट करके बताओ, उसके पास कार नहीं थी, उसके पास कार नहीं थी, जल्दी से ट्रांसलेट करके बताओ एक बार। उसके पास कार नहीं थी, जल्दी बोलो एक बार, उसके पास कार नहीं थी। देखते हैं कितने बच्चे ट्रांसलेट कर पाते हैं, यदि नहीं होता है तो फिर मैं करता हूं, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूं, देख अभी बच्चों के कमेंट्स तो आ नहीं रहे इतने। वेरी गुड, हीना ने बोला है ही डिडंट हैव ए कार, वेरी गुड। तो सबसे पहले लिखना है हमें उस सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब जो है वो लिखनी है, उसके बाद नॉट लिखना है, फिर हैव लिखना है, और लास्ट में उस वस्तु का नाम लिख देना है जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर हैव लगाना है, और लास्ट में उस वस्तु का नाम लिख देना है जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। वेरी गुड हिना, अमित, विनय, ठीक है। चलिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, जल्दी बनाओ, कैसे बोलेंगे? आई पास्ट के लिए है तो डिड नॉट, उसके बाद हैव, आई डिडंट हैव मनी या आई डिड नॉट हैव मनी, किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डू डज को हैव के साथ इस्तेमाल करके सिंपल सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे हमारा आता है ये जो डू डज है ना, इनका एक सेंस में और इस्तेमाल करते हैं। क्या? डू डज को प्रेजेंट में करेंगे, करता ही तो हूं वाले सेंस में, ठीक है। किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, किसी चीज पर बल देने के लिए, जैसा आप बोलते हैं ना कई बार, क्या बोलते हैं? मैं लिखता ही तो हूं या फिर मैं लिखता तो हूं, मैं लिखता ही तो हूं या लिखता तो हूं, इन दोनों सेंसेस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे? आई डू राइट, ठीक है। वैसे ये जो सेंटेंस है वो हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाया है, और ये जो डू है ये हमने इसलिए लिखा है एम्फेसाइज करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर नोट नहीं है, यदि आपको नोट नहीं दिखता है तो समझ जाना किसी चीज पर बल देने के लिए बोला गया है, ठीक है। वह दौड़ता ही तो है, तो बोलेंगे ही डज रन, ही डज रन। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए आगे दिए गए, देखिए, तुम कड़ी मेहनत करते ही तो हो, तुम कड़ी मेहनत करते ही तो हो। बाकी देखिए मैंने आधा सेंटेंस बना रखा है, आपको सिर्फ आगे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। कौन करता है कड़ी मेहनत? तुम, तो तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू, ठीक है। अब यू के साथ डू लिखूं या डज लिखूं, बताइए? यू के साथ तो भैया डू आता है तो लिख देंगे डू, यू डू वर्क हार्ड, ठीक है। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, काम कौन करता है? रवि, तो रवि लिख देते हैं आगे। अब रवि क्या है? रवि है भैया आपका किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है। तो जब किसी भी व्यक्ति का नाम आता है तो उसके साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं? डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रवि डज लर्न इंग्लिश। कृष्णा गाना गाता ही तो है, तो पहले हमने लिख दिया कृष्णा, ठीक है। कृष्णा किसी व्यक्ति का नाम है, और जब किसी का नाम आता है तो हम वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं? डज। तो कृष्णा डज सिंग अ सॉन्ग। बच्चे पानी पीते ही तो हैं, बच्चे, ठीक है। अब बच्चे तो भैया बहुत सारे भी हो सकते हैं, है ना। तो बच्चे के लिए हम यहाँ पर द चिल्ड्रन का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। और चिल्ड्रन के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? बताइए। अगर बहुत सारे हैं तो आप यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्लूरल आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? यहाँ पर हैव हो जाती है, ठीक है। श्याम व्यायाम ही तो करता है, या फिर श्याम व्यायाम करता ही तो है। अब ये एक श्याम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे क्या? बताइए। इसके साथ इस्तेमाल करेंगे हम डज का। वेरी गुड। चलिए, बहुत से बच्चे ने जवाब दिया है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे डिड आ जाता है हमारा। डिड में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। जो हमने डू डज को इस्तेमाल किया था ना अभी, डू डज तो था प्रेजेंट के लिए, डिड को हम इस्तेमाल करेंगे सेम इसी सेंस में पास्ट के लिए। करता ही तो था, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता ही तो था, तो डू डज के स्थान पर डिड आ जाएगा। आई डिड राइट। वह दौड़ता ही तो था, ही डिड रन। तुम कड़ी मेहनत करते ही तो थे, तो यहां पर लिख देंगे यू डिड वर्क हार्ड, ठीक है। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बाकी ये सब जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको प्रैक्टिस करने हैं और बना के देखना है आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं, ठीक है। यदि नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हैज हैव है इसको देखते हैं। हैज हैव का इस्तेमाल कहां पर कर रहे हैं? हैज हैव का इस्तेमाल हम कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस की तरह। हैज हैव का मतलब होता है किसी के पास कोई वस्तु है, किसी के पास कोई वस्तु है प्रेजेंट में, उसको बताने के लिए हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे। और कोई वस्तु पास्ट में थी, उसके लिए हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट में है तो हैज हैव, पास्ट में है या पास्ट में थी तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे हैड का। जैसे कि मेरे पास एक लैपटॉप है, यदि प्रेजेंट में ही है
तो हैज हैव के द्वारा बनाएंगे आई हैव ए लैपटॉप। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है या फिर जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका, फिर हैज हैव में इसको ये और लास्ट में उस वस्तु का आपको नाम लिख देना है, ठीक है। उसके पास एक फोन था, पास्ट का है, तो पास्ट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हैड का। बोलेंगे ही हैड ए फोन, ही हैड ए फोन, ठीक है। राहुल के पास पैसे हैं, प्रेजेंट में ही है तो बोलेंगे राहुल हैज मनी, ठीक है। राहुल के पास पैसे हैं, राहुल हैज मनी। हमारे पास किताब थी, पास्ट की बात हो गई, वी हैड अ बुक, ठीक है, वी हैड अ बुक, हमारे पास किताब थी। पापा के पास कार है, पापा के पास जो कार है वो अभी है, प्रेजेंट में भी है, कैसे बोलेंगे, बोलेंगे पापा हैज ए कार, ठीक है। तो ये आपको खुद बनाना है। और लास्ट में रजनी के 2 भाई हैं, ये भी आपको खुद ही ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सबको मैं नहीं करूंगा, अब से जो हमारी आगे की वीडियोज होंगी उनमें मैं आपको ऐसे ही थोड़ा होमवर्क भी दिया करूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे साथ साथ में, ठीक है। तो हैज हैव हैड का इस्तेमाल सिंपल सेंटेंसेस की तरह यहां पर ऐसे करते हैं। आगे देखिए, उसके बाद हैज हैव और हैड के बाद आपको कई बार टू दिखाई देगा, क्या, टू। तो जब इनके बाद टू दिखाई देता है तो प्रेजेंट में इसका मतलब होता है कि कोई काम करना है, और पास्ट में होता है कोई काम करना था, ठीक है। प्रेजेंट में किसी को कोई काम करना है तो आपको इस्तेमाल करना है क्या, हैज हैव के बाद टू। मतलब ये जो काम है ना, ये जरूरी काम है। जैसे कई बार आप बोलते हैं ना, मुझे जाना है, हमें खाना है, उसे पढ़ना है, ठीक है, इस तरह का। और पास्ट में उनको देखना था, पापा को आना था, मुझे जाना था। तो ये जो सेंटेंसेस हैं आप इनको हैज हैव और हैड के साथ टू लगाकर बना सकते हैं। कैसे, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, हमें खाना है तो बोल सकते हैं वी हैव टू ईट, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। उसे पढ़ना है तो बोल सकते हैं ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी। बाकी आपको पास्ट के खुद बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, उनको देखना था, यहां पर एक गलती से हैज आ गया है, यहां पर आएगा हैड, ठीक है, ही हैड टू स्टडी। ये देखना नहीं है, यहां पर आएगा पढ़ना, उनको पढ़ना था, उसको पढ़ना था, जो भी है, ठीक है। तो ये थोड़ा मिसटाइप हो गया है, इसको छोड़ दीजिए आप। ये आगे के जो है, पापा को आना था और मुझे जाना था, इन दोनों को आपको बनाना है, हेड के द्वारा बनेंगे, पास्ट के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे जो है हैविंग को हम देखने वाले हैं। किसको, हैविंग को। अच्छा, यहां पर जो हैविंग है ना, इसको हम वर्ब का इस्तेमाल करके देखेंगे, ठीक है। यहां पर इसका जो है मीनिंग 2 तरह से निकलेगा। एक तो आप इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आप इसको पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट में जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आप वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके साथ इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। किसका, इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई काम करना पड़ रहा है प्रेजेंट में, या फिर पास्ट में कोई काम करना पड़ रहा था, ठीक है। देखिए, उसे नाचना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू डांस, ठीक है। सब्जेक्ट, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हैविंग टू लिखना है, और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें देखना पड़ रहा था, पास्ट में है तो पास्ट में मैंने बोला था सब कुछ सेम रहेगा, वाज वर्ब लगा देना इज एम आर की जगह। तो ये जो इज है इसके स्थान पर वाज वर्ब में से कोई एक आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वी वर हैविंग टू वॉच, ठीक है, इस तरह से। पापा को खेलना पड़ रहा है, इसको चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, बाकी के जो है वो आपको बनाने। पापा को खेलना पड़ रहा है, तो सबसे पहले लिख देंगे पापा। अब पापा के साथ क्या लगाना है, इज एम आर या वाज वर्ब। पहले देखो प्रेजेंट में है, पास्ट में, प्रेजेंट में है तो इज एम आर लगेगा। अब पापा के साथ क्या लग सकता है, इज लग सकता है, ठीक है, पापा इज। उसके बाद हमें क्या लगाना है, हैविंग। अब यहां पर लिख देंगे हैविंग, ठीक है। हैविंग के बाद लगाना है टू, पापा इज हैविंग टू। क्या करना पड़ रहा है, पापा को खेलना पड़ रहा है। जैसे कई बार छोटे बच्चों के साथ खेलना पड़ जाता है ना, तो पापा को खेलना पड़ रहा है, पापा इज हैविंग टू प्ले, ठीक है। यहां पर आप प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो बाकी के जो ये हैं ये आपके होमवर्क के लिए हैं, आपको बनाने हैं। पापा, राहुल को जाना पड़ रहा था, एक बना के दिखा दूं, कुछ नहीं है। अब आपको सिर्फ पास्ट में देखना है, पास्ट में आपको वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाकी सब कुछ तो आपका आसान है, ठीक है। फिर उसके बाद हैविंग टू लगाना है, और जो भी काम है, जो भी वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस, क्या एक छोटा सा वर्ड है, इसको बताना है आपको कि डिड का प्रयोग कहां कहां पर होता है। कमेंट करके जल्दी से बताओ कि डिड का इस्तेमाल हम कहां कहां पर करते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम सेम है, इंग्लिश विद चिंटू जो चैनल का नाम है। ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। जो भी पीडीएफ वगैरह होंगी वो आपको वहीं पर मिलेंगी। कई बार ऐसा होता है कि आज जैसे क्लास हुई है तो आज ये पीडीएफ नहीं आई है, लेकिन नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी, ठीक है।
तो आपको वीडियो कैसी लगी है हमें जरूर बताना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और